नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा है, लेकिन जिसकी गूंज सत्ता के गलियारों तक शायद ठीक से नहीं पहुंच रही। यह सवाल कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 से जुड़ा है। यह योजना 1995 में इसलिए लाई गई थी ताकि निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारी जब बूढ़े हों तो उनके पास एक छोटी ही सही पर नियमित आमदनी का जरिया हो। कर्मचारी अपनी तनख्वाह से एक हिस्सा कटवाता है, उतना ही हिस्सा कंपनी मिलाती है और यह पैसा भविष्य के लिए जमा होता है। कागज पर यह योजना बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसकी हकीकत बहुत कड़वी है। आज की तारीख में इस योजना के तहत कई पेंशन भोगियों को महीने के सिर्फ 1000 रुपये मिल रहे हैं। जरा सोचिए, आज 2025 में 1000 रुपये में एक इंसान अपना गुजारा कैसे कर सकता है? क्या यह राशि सम्मानजनक जीवन जीने के लिए काफी है? यह सवाल और भी चुभने लगता है जब हम देखते हैं कि इसी देश में हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि यानी सांसद और विधायक एक नहीं बल्कि कई कई पेंशन के हकदार हो जाते हैं। एक व्यक्ति अगर एक बार विधायक बना फिर सांसद बन गया तो उसे दोनों कार्यकाल की अलग अलग पेंशन मिलती है। नियम और कानून उनके लिए अलग रास्ते बना देते हैं, जबकि एक आम कर्मचारी जिसने अपनी जिंदगी के 30-35 साल किसी फैक्ट्री या दफ्तर में खपा दिए, उसे बुढ़ापे में 1000-2000 रुपये देकर कहा जाता है कि अब आप इसी में गुजारा कीजिए। ये कैसा न्याय है? क्या लोकतंत्र में अधिकार सिर्फ उनके लिए हैं जो कानून बनाते हैं और उन पर लागू नहीं होते जो उन कानूनों के साये में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं? यह असमानता सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा पर एक गहरा सवाल खड़ा करती है। पेंशन भोगियों की मांग कोई बहुत बड़ी या असाधारण नहीं है। वे सालों से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह किया जाए। साथ ही उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई भत्ता और बुढ़ापे में सबसे जरूरी चिकित्सा सुविधा भी मुहैया कराई जाए। उनकी दलील सीधी और सरल है। जब नेता अपनी तनख्वाह और पेंशन में समय समय पर बढ़ोतरी कर सकते हैं, तो एक कर्मचारी जिसने देश की अर्थव्यवस्था में अपना खून पसीना लगाया है, उसे सम्मान से जीने लायक पेंशन क्यों नहीं मिल सकती? सरकार अक्सर फंड की कमी का हवाला देती है, लेकिन यही दलीलें तब कहां चली जाती हैं जब माननीयों के वेतन भत्ते बढ़ाने की बात आती है। यह दोहरा मापदंड पेंशन भोगियों को महसूस कराता है कि वे इस व्यवस्था में हाशिए पर हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। यह पूरी बहस हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां अधिकार और सुविधाएं पद और पहुंच के हिसाब से तय होती हैं। संविधान तो सबको बराबरी का हक देता है, लेकिन जमीन पर यह बराबरी कहां दिखती है? एक तरफ वे लोग हैं जो सिर्फ 5 साल के कार्यकाल के बाद जीवन भर की मोटी पेंशन और सुविधाओं के हकदार बन जाते हैं, और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो 35 साल की नौकरी के बाद भी 1000 रुपये की पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह सिर्फ पेंशन का विवाद नहीं है, यह सम्मान और आत्मसम्मान की लड़ाई है। यह इस सवाल की लड़ाई है कि एक नागरिक के तौर पर इस देश में आपकी कीमत क्या है। जब तक इस सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, तब तक EPS 95 से जुड़े करोड़ों पेंशन भोगी खुद को ठगा हुआ और उपेक्षित महसूस करते रहेंगे। आइए इस असमानता की तस्वीर को थोड़ा और करीब से देखें। एक तरफ हमारे माननीय विधायक और सांसद हैं। अगर कोई नेता सिर्फ एक दिन के लिए भी सदन का सदस्य बन जाए तो वह जीवन भर पेंशन का हकदार हो जाता है। अगर वह अलग अलग सदनों का या एक ही सदन का कई बार सदस्य रहा है तो उसकी पेंशन की रकम जुड़ती जाती है। उन्हें रेल यात्रा से लेकर हवाई यात्रा तक में छूट मिलती है, मुफ्त आवास और चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं, और यह सब उस जनता के पैसे से होता है जिसमें वह पेंशन भोगी भी शामिल है जो अपनी दवाई के पैसे जोड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां विशेषाधिकार खुद को और मजबूत करते जाते हैं। कानून बनाने की शक्ति जिनके हाथ में है, उन्होंने अपने लिए एक आरामदायक भविष्य सुनिश्चित कर लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। अब सिक्का पलटकर उस आम कर्मचारी की कहानी देखते हैं जो EPS 95 का सदस्य है। वह अपनी जवानी के सबसे ऊर्जावान साल किसी कंपनी को देता है। हर महीने उसकी तनख्वाह का एक हिस्सा कटता है, इस उम्मीद में कि जब शरीर थक जाएगा तो यह पैसा सहारा बनेगा। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उसे क्या मिलता है? 1000 रुपये की मामूली पेंशन। इस रकम से वह घर का किराया दे, राशन लाए या अपनी बीमारियों का इलाज कराए। सरकार का तर्क है कि यह एक अंशदायी योजना है, जितना योगदान होगा उतना ही लाभ मिलेगा। लेकिन सरकार यह भूल जाती है कि जब यह योजना बनी थी तब वेतन बहुत कम थे और पेंशन की गणना एक सीमित वेतन सीमा पर की जाती थी, भले ही आपका वास्तविक वेतन उससे ज्यादा हो। इसका नतीजा यह हुआ कि दशकों के योगदान के बाद भी
पेंशन की रकम हास्यास्पद रूप से कम रह गई। यह असमानता सिर्फ पेंशन तक ही सीमित नहीं है, यह कानूनी अधिकारों तक भी फैली हुई है। अगर किसी आम कर्मचारी पर 200 रुपये की धोखाधड़ी का भी आरोप लग जाए तो उसकी नौकरी चली जाती है, उसे तुरंत जेल हो सकती है और उसका पूरा करियर तबाह हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे नेता न सिर्फ चुनाव लड़ते हैं बल्कि जीत भी जाते हैं। उनके मुकदमे दशकों तक चलते रहते हैं और वे सत्ता का सुख भोगते रहते हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है जहां एक आम नागरिक के लिए कानून का डंडा बहुत सख्त है और एक राजनेता के लिए वही कानून रबर की तरह लचीला हो जाता है? यह सवाल पेंशन भोगी पूछते हैं। वे कहते हैं कि जब देश एक है, संविधान एक है, तो एक ही जैसे नागरिकों के लिए दो अलग अलग नियम कायदे क्यों हैं? यह विशेषाधिकार की संस्कृति हमारे लोकतंत्र की जड़ों को खोखला कर रही है। जब एक पेंशन भोगी यह देखता है कि जिस नेता को उसने वोट देकर चुना वह 5 साल में करोड़ों की संपत्ति बना लेता है और कई पेंशन का हकदार हो जाता है, जबकि वह खुद 1000 रुपये के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो उसका व्यवस्था से विश्वास उठ जाता है। वह खुद को एक नागरिक नहीं बल्कि एक प्रजा समझने लगता है। उसे लगता है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक सीमित है, उसके बाद उसकी कोई अहमियत नहीं है। यह भावना किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक है। EPS 95 का यह विवाद महज पैसों का नहीं बल्कि इसी विश्वास को फिर से बहाल करने की लड़ाई है। यह लड़ाई समानता और न्याय के उन सिद्धांतों की है जिन पर हमारा देश खड़ा है। पेंशन भोगी सिर्फ कम पेंशन से ही नहीं बल्कि झूठे आश्वासनों और जटिल प्रक्रियाओं के जाल से भी परेशान हैं। पिछले कई सालों से वे लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चुनाव से पहले उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई जाती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सारे वादे ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। कई बार सोशल मीडिया और कुछ न्यूज चैनलों पर ऐसी खबरें चलती हैं कि सरकार ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दी है, साथ में महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधा भी मंजूर हो गई है। ये खबरें जंगल की आग की तरह फैलती हैं और बेचारे बुजुर्ग पेंशन भोगी एक दूसरे को फोन करके बधाई देने लगते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी यह खुशी काफूर हो जाती है जब पता चलता है कि यह सब महज एक अफवाह थी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में एक ऐतिहासिक फैसला दिया जिससे कई कर्मचारियों में उच्च पेंशन की उम्मीद जगी। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों को उनके वास्तविक वेतन पर योगदान देकर ज्यादा पेंशन पाने का विकल्प मिलना चाहिए। यह उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत थी जिनका वेतन EPFO द्वारा निर्धारित सीमा से बहुत ज्यादा था। इस फैसले के बाद लाखों लोगों ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन किया, लेकिन यहां भी उनकी राह आसान नहीं थी। EPFO ने आवेदन के लिए एक जटिल ऑनलाइन प्रक्रिया बनाई जिसे समझना कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मुश्किल था। दस्तावेजों की लंबी सूची और नियोक्ताओं से सत्यापन की शर्त ने इस प्रक्रिया को और भी बोझिल बना दिया। नतीजा यह हुआ कि लाखों आवेदन या तो अधूरे रह गए या फिर छोटी छोटी गलतियों की वजह से खारिज कर दिए गए। सरकार और EPFO का पक्ष भी जानना जरूरी है। उनका कहना है कि अगर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाता है या सभी को उच्च पेंशन दी जाती है तो पेंशन फंड पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा और यह योजना चलाना मुश्किल हो जाएगा। EPFO ने अनुमान लगाया है कि सिर्फ उच्च पेंशन की मांगों को पूरा करने में ही हजारों करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। वे कहते हैं कि यह योजना सामाजिक सुरक्षा के लिए है, न कि भारी मुनाफे के लिए, और इसे टिकाऊ बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। यह तर्क अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन पेंशन भोगी पूछते हैं कि इस टिकाऊपन का सारा बोझ सिर्फ कर्मचारी ही क्यों उठाए? जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, जब सरकारी खजाने में राजस्व बढ़ता है, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा उन लोगों की सामाजिक सुरक्षा पर क्यों नहीं खर्च किया जा सकता जिन्होंने इस देश को बनाने में अपनी जिंदगी लगा दी। जमीनी हकीकत यह है कि पेंशन भोगी खुद को एक ऐसी लड़ाई में फंसा हुआ पाते हैं जहां एक तरफ सरकार के भारी भरकम तर्क हैं और दूसरी तरफ उनकी रोजमर्रा की जरूरतें। वे कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं, वे अपना हक मांग रहे हैं। उस पैसे पर हक मांग रहे हैं जो उनकी ही तनख्वाह से काटा गया था। वे व्यवस्था से निराश हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी आवाज को अनसुना किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जब प्रक्रिया इतनी जटिल बना दी जाती है कि उसका लाभ लेना लगभग नामुमकिन हो जाए, तो उनका सिस्टम पर से भरोसा उठना लाजमी है। यह आश्वासनों और वास्तविकताओं के बीच की एक गहरी खाई है जिसमें करोड़ों पेंशन भोगियों की उम्मीदें और सपने दफन हो रहे हैं। इस पूरी बहस का सार क्या है?
सार यह है कि ईपीएस 95 का मुद्दा सिर्फ कुछ आंकड़ों या वित्तीय गणनाओं का नहीं है। ये मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय से जुड़ा एक गहरा सवाल है। एक लोकतंत्र की सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि उसके नेता कितने शक्तिशाली हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि उसका सबसे कमजोर नागरिक कितना सुरक्षित और सम्मानित महसूस करता है। जब एक वरिष्ठ नागरिक जिसने जीवन भर काम किया है, उसे अपने बुढ़ापे में दवा और रोटी जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो यह पूरी व्यवस्था पर एक सवालिया निशान लगाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में एक कल्याणकारी राज्य हैं, या यह शब्द सिर्फ किताबों और भाषणों में ही अच्छा लगता है। विपक्ष में तर्क दिया जाता है कि पेंशन फंड पर बोझ बढ़ेगा। यह एक वैध चिंता है, लेकिन इसका समाधान यह नहीं हो सकता कि हम अपनी आंखें बंद कर लें और लाखों लोगों को गरीबी में जीने के लिए छोड़ दें। समाधान खोजने की जरूरत है। क्या सरकार अपने विशाल बजट से एक हिस्सा इस सामाजिक सुरक्षा के लिए नहीं निकाल सकती? क्या कॉरपोरेट जगत, जो इन्हीं कर्मचारियों की मेहनत से मुनाफा कमाता है, उसकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? समाधान खोजने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। जब नेताओं के वेतन भत्ते बढ़ाने होते हैं या हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देनी होती है, तब तो फंड की कमी आड़े नहीं आती। तो फिर उन लोगों के लिए फंड की कमी क्यों हो जाती है जिन्होंने इस देश की नींव में अपना पसीना बहाया है? एक उम्मीद की किरण दिखती है, लेकिन वह बहुत धुंधली है। उम्मीद इस बात में है कि पेंशन भोगी अब पहले से ज्यादा संगठित और जागरूक हैं। वे अपनी आवाज उठा रहे हैं, अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भी एक रास्ता दिखाया है, भले ही उस पर चलना मुश्किल हो। जरूरत इस बात की है कि सरकार और ईपीएफओ इस मुद्दे पर सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ विचार करें। उन्हें यह समझना होगा कि पेंशन भोगी कोई बोझ नहीं, बल्कि इस देश की संपत्ति है। उनकी समस्याओं को ब्यूरोक्रेटिक फाइलों में उलझाने के बजाय मानवीय दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। एक ऐसी पारदर्शी और सरल व्यवस्था बनानी होगी जिससे हर पात्र व्यक्ति को उसका हक मिल सके। अंत में सवाल वही है, क्या हम सब भारत के नागरिक के तौर पर समान हैं? अगर हाँ, तो अधिकारों और सुविधाओं में इतना फर्क क्यों है? ईपीएस 95 का विवाद इस देश की अंतरात्मा से पूछा गया एक सवाल है। इसका जवाब सिर्फ पेंशन भोगियों को ही नहीं, बल्कि हम सबको चाहिए। एक बेहतर और न्यायपूर्ण कल की उम्मीद तभी की जा सकती है जब व्यवस्था अपने सबसे आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की भी उतनी ही चिंता करे जितनी वह सबसे ऊंचे पायदान पर बैठे व्यक्ति की करती है। न्याय की यह प्रतीक्षा लंबी हो सकती है, लेकिन उम्मीद है कि एक दिन इन करोड़ों बुजुर्गों के संघर्ष की जीत होगी और उन्हें वह सम्मान मिलेगा जिसके वे हकदार हैं।